अमर बेल। उमर ने हैरानी की भरपूर अदाकारी करते हुए अलीज़ा को देखा। रियली, आई डोंट बिलीव इट। इसमें यकीन न आने वाली कौन सी बात है? कार्ड देख लो इसका। नानू उसकी बात को ठीक तरह नहीं समझ सकी थी, मगर उमर की अगली हरकत ने उन्हें चंद सेकंड में सब कुछ समझा दिया। उमर ने सोफे पर बैठे बैठे कुछ आगे की तरफ झुके हुए अलीज़ा के दाएं हाथ को थामा और उसी रवानी के साथ साथ हाथ मिलाने के बाद उसकी पुश्त को थपथपाते हुए कहा, कांग्रेट्स कज़न, तुमने तो हैरान कर दिया मुझे। वो काम किया जो इस फैमिली में कोई मर्द भी नहीं कर सका। कीप इट अप। अलीज़ा ने कुछ बदहवास होकर उसके चेहरे को देखा, मगर वहाँ पर संजीदगी के साथ खराज तहसीन के जज्बात और तासुरात नुमाया थे। नानो यकदम मुश्तैल हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? बिल्कुल भी नहीं ग्रैनी, मैं तो सिर्फ दाद दे रहा हूँ। फेल होने वाले को दाद दी जाती है? नहीं, खाली दाद नहीं दी जाती, हौसला अफजाई भी की जाती है। उसने बड़े इत्मीनान से वजाहत की। फेल होने वाले को दाद देते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं। नानो का पारा हाई होता जा रहा था। दाद और हौसला अफजाई सिर्फ ऐसे काम पर दी जाती है जो इससे पहले न किया गया हो। जैसे हमारी फैमिली में अलीज़ा वाला काम पहले कभी किसी ने नहीं किया। उसका इत्मीनान अब भी बरकरार था। दाद और हौसला अफजाई हर अच्छे काम पर दी जाती है। नानो ने इस बार अपनी बात चबा चबा कर कही। आप साबित करें ग्रैनी कि फेल होना एक बुरा काम है। वो यकदम जैसे बहस के मूड में आ गया। तुम फजूल बकवास मत करो। इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? आप बताएं, आज तक कभी किसी को एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से उम्र कैद या फांसी हुई? या दोज़ख में भेजने वालों में कितने लोग सिर्फ इम्तिहान में फेल होने की वजह से वहाँ जाएंगे? एक भी नहीं। तो फिर ये बुरा काम तो नहीं है। रात को तुम्हारे दादा आएंगे, अलीज़ा का रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद तुम अपनी ये तकारीर उनके सामने करना। फिर वो तुम्हें बताएंगे कि फेल होने से कितनी नेकियां मिलती हैं। नानो के इश्तहाल में कुछ और इजाफा हो गया। कोई बात नहीं ग्रैनी, अगर ग्रैंडपा से भी बात हो जाएगी। आप मुझे ये बताएं, कुछ पानी वानी पिलाने का इरादा है या मैं वापस सवाल चला जाऊं? उमर ने एक बार फिर महारत से बात का मौजू बदलते हुए कहा। नानो कुछ देर कुछ कहे बगैर उसे घूरती रहीं। इसके बाद उन्होंने खानसामा को आवाज़ दी। नानो, मैं जाऊं? उमर ने अलीज़ा की मनमनाहट सुनी, जिसे नानो ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। नानो, मैं जाऊं? उसने एक बार फिर कहा। इससे पहले कि नानो इस बार भी पहले की तरह उसके सवाल को नज़रअंदाज करती, उमर ने मुदाखलत की। ग्रैनी, अलीज़ा कुछ पूछ रही है आपसे, उसने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, नानो ने खांसी रुखाई और सर्द महरी से कहा। अलीज़ा एक झटके से उठी और तकरीबन भागती हुई लाउंज से निकल गई। आप बाज़ दफ़ा बहुत तल्ख हो जाती हैं ग्रैनी, ख़ास तौर पर अलीज़ा के साथ। उसके जाते ही उमर ने संजीदगी से ग्रैनी से कहा। हाँ, हो जाती हूँ, इसलिए क्योंकि वो कभी भी मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती, हमेशा मुझे लेट डाउन करती है। एक स्टडीज़ में मुझे थोड़ा इत्मीनान था, तो इस बार वो भी ख़त्म हो गया। नानो ने उसी सर्द मेहरी के साथ कहा। वो स्टडीज़ में वीक है? उमर ने उनसे पूछा। नहीं, कभी भी नहीं, ये पहली बार हुआ है, इसलिए तो मुझे इतना शौक लगा है। आपने उससे पूछने की कोशिश की कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों थी उसकी? उसके हर सवाल का एक ही जवाब होता है, मैं परेशान हो गई थी इसलिए। अब बंदा पूछे कि ऐसी कौन सी परेशानियां लाहक हो गई हैं उसे इस उम्र में कि वो एग्ज़ाम्स भी अच्छे मार्क्स से पास नहीं कर सकती। ग्रैनी, वो डिस्टर्ब तो थी, ये तो आप भी जानती हैं। शायद इसी वजह से ग्रैनी ने उसकी बात काट दी। कम अज़ कम स्टडीज़ के सिलसिले में मैं इस तरह का कोई एक्सक्यूज़ सुनना नहीं चाहती। वो डिस्टर्ब हो या ना हो, एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड लेने होंगे। आपको उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, मगर तुम नहीं समझते। बचपन से मेरे पास रही है वो, मेरी जिम्मेदारी समझते हैं सब उसे। क्या कहेंगे सब कि मैं उसे पढ़ा नहीं सकी? पीएचडी तो नहीं कर रही वो, ए लेवल्स कर रही है। क्या ए लेवल्स भी नहीं कर सकती? मैं क्या जवाब दूंगी उसके माँ बाप को? तुम जानते नहीं हो अपनी पप्पो को, समीना तो मेरी जान खा जाएगी। उस दिन बड़ी तकरीरें कर रहे थे कि तुम उसकी शादी अभी ना करो, उसे पढ़ने दूँ।
कैसे आगे बढ़ सकती है वो, जब उसने उमर ने संजीदगी से उनकी बात सुनते सुनते काट दी। इस बार अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब रही तो ज़रूरी नहीं अगली बार भी ऐसा ही हो। सिर्फ एक बार ख़राब रिजल्ट पर इस तरह तो नहीं करना चाहिए। मैं तो जिस तरह रिएक्ट कर रही हूँ, मगर तुम्हारे दादा को पता चला तो वो इससे ज़्यादा बुरी तरह रिएक्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इस तरह उसके ग्रेड बेहतर हो जाएंगे। नानो उसके सवाल पर खामोश रही थी। कभी आप उसकी शादी के प्लान बना रही होती हैं, कभी स्टडीज़ में लापरवाही बरतने पर अपना बीपी हाई कर लेती हैं। उसको उसकी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से क्यों गुजारने नहीं देती? क्या मतलब है तुम्हारा? नानू के माथे पर बल पड़ गए थे। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, उस पर अपनी मर्ज़ी मत ठोंसें, हर बात में मुदाखलत ना करें। हर बात में मुदाखलत ना करूं, वो जो करना चाहती हैं उसे करने दूं, फेल होती है फेल होने दूं, खुद को तबाह करती है तो खुद को तबाह करने दूं। नानू ने तंजिया अंदाज में कहा। खुद को तबाह नहीं करेगी वो, इतनी बेवकूफ़ नहीं है, मगर उसको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने दे। फेल होती है होने दे, उसका प्रॉब्लम है, उसको इसका हल निकालने दे। ठोकर खाती है खाने दे, गिरती है गिरने दे, मगर उसको किसी सहारे के बगैर खड़ा होना सीखने दे। ज़मीन पर पैर कैसे जमाते हैं ये उसे आना चाहिए। उसकी उंगली छोड़ दें, वो इतनी बुरी नहीं है तो होने देना उसको बड़ा। आफ्टर ऑल कितनी देर आप उसको छोटा रखेंगी? मेरी समझ में नहीं आता यहाँ पाकिस्तान में ये क्यों होता है। क्यों आपकी जनरेशन बच्चों पर इतनी डोमिनेंट रखती है? वो कुछ उलझे हुए अंदाज में बोला था। इसे तुम डोमिनेंस कहते हो? नानो अपनी बात पर कायम थे। हम इसे गाइडेंस कहते हैं, जो मुश्किल वक्त में फ़ैसला करने में आपकी मदद नहीं करती, कभी आपके काम नहीं आती। गाइडेंस ये नहीं होती ग्रैनी। हर जनरेशन को सिर्फ ये ना सिखाएं कि पानी का गिलास पकड़कर पीने का मौजूद तरीका क्या है, कहाँ हल्की आवाज़ में बात करना है, कहाँ ऊंची आवाज़ में। डाइनिंग टेबल पर प्लेट के राइट साइड पर फोक होना चाहिए या स्पून। घर के अंदर आते हुए डोर मैट पर जूते रगड़कर कितनी बार गुजरना है। शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन बंद रखना चाहिए या खुला। ग्रैनी ये सब कुछ सीखना हमारी ज़रूरत नहीं है। इस जनरेशन के प्रॉब्लम्स और हैं। आपके ज़माने की तरह हमारा वाहिद प्रॉब्लम अपने आप को और अपने ख़ानदान को ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर्ड, लिबरल और एरिस्टोक्रेट बनाकर पेश करना नहीं है। हमको मैनर्स ना सिखाएं, हमको बताएं कि हम इतनी तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में जो अपना वजूद कैसे कायम रख सकते हैं, अपने लिए कौन सी वैल्यूज़ का इंतखाब करें और फिर उन वैल्यूज़ को इंटैक्ट कैसे बनाएं और उन्हें बरकरार कैसे रखें, अपना रिलेशनशिप कैसे कायम रखें, मेंटल इक्विलिब्रियम कैसे रखें, जब स्ट्रेस हो तो उससे कैसे छुटकारा पाएं, जब डिप्रेशन हो तो उससे किस तरह निजात हासिल करें, अपनी तन्हाई का इलाज किस तरह करें। इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, उनके बारे में गाइडेंस दें। आपकी जनरेशन ने ज़िंदगी को अच्छे मार्क्स और अच्छे मैनर्स के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिया है कि हम में से बहुत से तो वैसे ही गुम हो जाते हैं। जहाँ तक अलीज़ा का ताल्लुक है तो उसको तो आप लोगों ने क्रिम्पलेट कर दिया है। मैं जब से यहाँ आया हूँ हैरान हो रहा हूँ। आप उसको अच्छा कहते हैं, वो खुद को अच्छा समझती है। आप उसको बुरा कहते हैं, वो खुद को बुरा समझती है। उसकी अपनी कोई सोच है ना नज़र। वो दुनिया में आपकी आंखों से देखती है, आपके दिमाग से सोचती है, आपके मेयार के मुताबिक फ़ैसला करती है और आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक बरतती है। मगर कितनी देर तक? एक स्टेज ऐसी आती है जब सब कुछ स्टेगनेंट हो जाता है। फिर अपने इर्द गिर्द की दुनिया कितनी बुरी लगती है, आप उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकती। फिर ना अपनी समझ आती है ना दूसरों की। इस वक्त दिल चाहता है हर चीज़ छोड़ दी जाए, चाहे वो खूनी रिश्ते ही क्यों ना हो। और हमारी फैमिली में पिछले कई सालों से यही सब कुछ होता आ रहा है। हम सब लोग एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। ये रेस बस तब ख़त्म होती है जब आप गिर जाते हैं और गिरने के बाद दोबारा उठा नहीं जाता। कम से कम अलीज़ा को तो इस रेस में मत दौड़ाएं। उसको तो ज़िंदगी गुजारने दें, इंजॉय करने दें, उसको वो ख्वाब देखने दें जो वो देखना चाहती है। उसके वजूद में, उसकी शख्सियत में खामियों की इतनी मीखें अपनी बेरहमी से ना ठोकें कि सारी उम्र उनसे रिसने वाला लहू उसके वजूद को आलूदा रखे।
उसे वो बात करते करते एकदम तेज़ी से उठ कर लाउंज से निकल गया। नानो बिल्कुल साकित बैठी रहीं। ऐसा क्या हुआ था कि उमर की आवाज़ यूं भर आ गई थी? वो अपनी आंखों में नमूदार होने वाली नमी को छुपाने के लिए यूं भाग खड़ा हुआ था। आखिर वह सवात से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया है? सवात में उमर के साथ ऐसा क्या हुआ है? वो कुछ मायूस जहन के साथ मुसलसल सोच रही थी। फिर कब तक आ जाओगी? नानो ने शायद 10वीं दफ़ा पूछा था। नानो, परसों शाम तक वापस आ जाऊंगी, अलीज़ा ने 10वीं बार भी उतने ही तहम्मुल से जवाब दिया था। तुम जब तक वापस नहीं आ जाती मुझे फ़िक्र रहेगी। फ़िक्र करने वाली कौन सी बात है नाना? मैं कौन सा अकेली जा रही हूँ? अलीज़ा ने उन्हें तसल्ली दी। फिर भी अलीज़ा, पता नहीं वहाँ कैसा माहौल हो, कैसे लोग हों। अच्छे लोग होंगे। पहले भी हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से ग्रुप कई साल से वहाँ जा रहे हैं। जाहिर है अच्छे लोग होंगे, तभी तो बार बार हमारा डिपार्टमेंट वहाँ जाता है। अलीज़ा ने आखिरी बार अपने बैग को चेक करते हुए बंद किया। पता नहीं तुम वहाँ कैसे रहोगी? गाँव है। नानू, कुछ नहीं होता। मैं कौन सा सारी उम्र के लिए वहाँ जा रही हूँ? वो 2 ही दिन की तो बात है, फिर आ जाऊंगी ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अपने साथ पानी रख लेना। गांव का पानी साफ नहीं होगा, सफाई भी तो नहीं होती वहाँ। अब मैं पानी तो साथ लेकर नहीं जाऊंगी। जैसा पानी सब पियेंगे मैं भी पी लूँगी। अलीज़ा ने साफ इनकार कर दिया। तुम बीमार हो जाओगी। कुछ नहीं होगा नाना। अब मैं स्टडी टूर पर जा रही हूँ और जिन लोगों की ज़िंदगी को ऑब्जर्व करने जा रही हूँ उनके साथ पानी भी ना पीऊँ तो फिर मैं बस झूठ ही लिखूँ। सोशियोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट। नानो, आप कुछ तो सोचें। सोशियोलॉजी ये तो नहीं कहती कि बंदा अपनी सेहत का ख्याल भी ना रखे। नानो, वो लोग भी वही कुछ खा पी कर जिंदा हैं जो आपके नज़दीक हाइजीनिक नहीं है। इसलिए 2 दिन वो सब कुछ खाकर मैं फोत नहीं हो जाऊंगी। इन लोगों को इसकी आदत है, वो इसी माहौल में पड़े पड़े हैं। मगर तुम्हें तो आदत नहीं है, तुम और तरह के माहौल में पली हो। नानो अभी अपनी बात पर मिसर थी। अच्छा, मैं सुबह जाते हुए देखूंगी। लीज़ा ने मज़ीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा और उन्हें टाल दिया। देखोगी? नहीं, मैंने एक छोटे बैग में टिन रखवा दिए हैं। कोशिश करना कोई फजूल चीज़ वहाँ से मत खाओ। कल का खाना तो मैं सुबह तुम्हारे साथ दे दूँगी, शाम तक के लिए काफ़ी होगा, और परसों तुम इस टिन को इस्तेमाल करना। नानो उसे हिदायत दे रही थी। और जब भूख लगे तो कुछ ना कुछ खा लेना। वो चुपचाप सुनती रही। खाना साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं था। सब मिलकर उस खाने से अच्छी इंजॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, उसने सोचा था। उसकी क्लास स्टडी टूर पर 2 दिन के लिए डस्का के करीब किसी गांव में जा रही थी। वो 2 दिन के कैंप के दौरान उन्हें इस गांव और इससे मुल्हिक इलाकों में पिछले कुछ सालों में एनजीओज़ की तरफ से होने वाली यही इस्तेलात का जायज़ा लेना था और फिर उस पर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। अलीज़ा इस टूर को इतला पर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसे पहली बार किसी गांव में जाने का मौका मिला था और न सिर्फ वहां जाने का मौका मिला था बल्कि वहां रहने का भी मौका मिल रहा था। इससे पहले होने वाले तमाम स्टडी टूर्स किसी न किसी तरह लाहौर और उसके गिरदो नवा तक ही महदूद रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लोग इतनी दूर जा रहे थे। गाँव में उनका क्या का बंदोबस्त वहाँ के कुछ जिम्मेदार घरानों में किया गया था। उन्होंने बहुत आसानी से उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन बहरहाल दे दी थी और अलीज़ा के लिए इतना ही काफ़ी था। और अब सुबह सवेरे उसे यूनिवर्सिटी से अपने सफ़र का आगाज़ करना था और रात को वो अपनी पैकिंग कर रही थी जब नानू ने उसके सर पर खड़े होकर हदायत देनी शुरू कर दी। खाने की मेज़ पर नानू ये खबर उमर को भी दी। वो सालन के डोंगे में से सालन निकालते निकालते रुक गया। क्यों अलीज़ा, गाँव में क्या करोगे तुम लोग? थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे। जा कहाँ रहे हो? अलीज़ा ने उसे गाँव का नाम बताया। किस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है? वो बहुत मुतजस्सिस नज़र आ रहा था। वहाँ पिछले कुछ सालों से चंद एनजीओज़ काफ़ी काम कर रही हैं, सोशल डेवलपमेंट और यही इस्लाहात के हवाले से उन्हीं के काम का जायज़ा लेना था, उनका तरीक़ाकार और वो इतनी कामयाबी से वहाँ कैसे काम कर रही हैं। उसने बड़ी संजीदगी से बताना शुरू किया, मगर उसके जवाब पर उमर का रद्द-ए-अमल हैरत अंगेज़ था। वो बेइख्तियार कहका लगाकर हंसने लगा और फिर काफ़ी देर तक हंसता ही रहा। अलीज़ा कुछ शर्मिंदा हो गई। उसे अपनी हित्ता का एहसास हुआ था। क्या हुआ उमर, हंस क्यों रहे हो? नाना ने भी कुछ हैरान होकर उमर को देखा, जिसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था। फिर अचानक उसने खुद पर काबू पाते हुए पानी का गिलास हाथ में ले लिया। पानी की चंद घूंट लेने के बाद उसने अलीज़ा से कहा,
तो आप वहाँ इन चीज़ों पर रिसर्च करने जा रही हैं? अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चेहरे पर खफगी के तासुरात लिए खाना खाने में मसरूफ़ रही। उमर उसकी खफगी को जैसे भांप गया। ये जो तुम लोगों का डिपार्टमेंट वहाँ स्टडी टूर के लिए जा रहा है, ये खुद से जा रहा है या किसी के इनविटेशन पर? अलीज़ा ने चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब है कोई स्पॉन्सर कर रहा है इस टूर को, उसने वजाहत की। हाँ, वहाँ काम करने वाली एक एनजीओ, अलीज़ा ने मुख्तसरन जवाब दिया। और उमर ने उसका जवाब सुनकर बड़ी रवानी और इत्मीनान के साथ इस एनजीओ का नाम दोहरा दिया। अलीज़ा हैरान रह गई। आप कैसे जानते हैं कि हमें इस एनजीओ ने स्पॉन्सर किया है? बस हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं। और अब इत्मीनान से चावल खाने में मसरूफ़ हो गया। आप हंसे क्यों थे? इस पर अलीज़ा ने उसे कुछ कड़े तेवरों से पूछा था। उमर एक बार फिर मुस्कुराया। बस ऐसे ही। वो तुम कह रही थी एनजीओ की कामयाबियाँ और तरीका, वो सोशल डेवलपमेंट, हाँ, और वो दही इस्लाहात, तो सब मुझे हंसी आ गई। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। अलीज़ा कुछ बरहम हो गई। अगर बंदा एक ऐसी चीज़ पर रिसर्च करने जा रहा हो जिसका कोई वजूद ही नहीं, तो फिर मेरे जैसे बंदे को तो हंसी आएगी। क्या मतलब? अलीज़ा बीबी, वहाँ जाकर अपना वक्त ज़ाया मत करें। हमसे पूछें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे दे देंगे। आप बस हुक्म करें। उसकी मुस्कुराहट बेहद मानीखेज थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, वो उलझ गई। एनजीओ वहाँ इस किस्म का कोई काम कर ही रही है जिसके बारे में आप अभी ऐलान फरमा रही थी। ये सारी एनजीओज़ डोनर एजेंसीज के रुपए के बलबूते पर चलती हैं और ये डोनर एजेंसीज यूरोपियन होती हैं या अमेरिकन, और उन्हें उनकी गवर्नमेंट पैसे देती है। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका या यूरोप यहाँ दही इस्लाहात पर अपना रुपया ज़ाया करेंगी? अलीज़ा बीबी, जिस मुल्क की 70% आबादी देहात में रहती हो, वहाँ यही इस्लाहात का मतलब है कि आपने इस मुल्क की इकॉनमी को सही डायरेक्शन दी और तरक्की के लिए एक बुनियाद रख दिया। कौन सा मुल्क इतना अहमक होगा कि वो अपना रुपया दूसरे मुल्क की तरक्की या बकौल आपके दही इस्लाहात पर लगाए? वहाँ एनजीओज़ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, वो कुछ और कर रही हैं। वो अपनी प्लेट में कुछ और चावल निकालते हुए कहता जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? पिछले कई साल से हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहाँ हमारे डिपार्टमेंट को भिजवाते रहे हैं और वो सब लोग वही सब कुछ लिखते रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। और फिर इंटरनेशनल मीडिया भी तो काफ़ी अरसे से वहाँ एनजीओज़ की कारकर्दगी पर लिख रहा है। मीडिया को धोखा कैसे दिया जा सकता है? उमर ने खाना खाते हुए अचानक सर उठाकर अलीज़ा के सामने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठाईं। ये कितनी उंगलियां हैं अलीज़ा? बड़ी मुलायमत से उसने पूछा। वो इस सवाल पर गड़बड़ा गई। उसके चेहरे से अंदाज़ा नहीं कर पाई कि वो संजीदा था या मजाक कर रहा था। वो 2 बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। गुड। ये 2 उंगलियां जो आपको 2 नज़र आती हैं, ये इसलिए 2 हैं क्योंकि मैंने आपको 2 ही उंगलियां दिखाई हैं, 3 या 4 नहीं। लेकिन 2 उंगलियां नज़र आने का मतलब ये तो नहीं कि मेरे हाथ में बाकी 3 उंगलियां नहीं हैं। अगर इन 3 उंगलियों को मैं ज़रूरत के वक्त दिखाऊंगा। अलीज़ा उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक बहुत बड़े उल्लू हैं। नहीं, शायद ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो हम लोगों के नज़दीक उल्लू हो सकते हैं। हो सकता है वो इन मामलात में खासी समझदारी का मुजाहिरा कर रहे हों, वो पुरसोच अंदाज में कह रहा था। क्या मतलब? मतलब ये है अलीज़ा बीबी कि यूरोप में उल्लू को एक ख़ास अक्लमंद जानवर समझा जाता है। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ऐसे ही उल्लू हो सकते हैं। अलीज़ा कुछ कहे बगैर उसका चेहरा देखती रही। वो अब खासी लापरवाही से पानी पीने में मसरूफ़ था। एनजीओ और बहुत अरसे से अगर आपके डिपार्टमेंट को यहाँ के दौरे करवा रही है तो यकीनन हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी कुछ ना कुछ पेश करती रही होगी। डॉलर्स की कमी तो होती नहीं इन एनजीओज़ के पास। पानी का गिलास नीचे रखकर वो एक बार फिर बोलना शुरू हो चुका था। मगर वो क्यों देंगे उन्हें डॉलर्स? उसे शौक लगा ताकि आपका डिपार्टमेंट वहाँ के स्टडी टूर्स करके रिपोर्ट्स बनाता रहे और ये एनजीओ हमेशा गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहे, नाम बनता रहे, रेपुटेशन बेहतर से बेहतर होती जाए। आपका डिपार्टमेंट कोई वाहिद डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसे वहाँ के विजिट करवाए जाते हैं। दूसरी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स को भी इसी तरह बुलाया जाता होगा। खुद सोचो, मुल्क की 10-12 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स को एनजीओज़ बार बार इनवाइट करे, उसके बाद
وہ لوگ اپنی ریسرچ میں یا رپورٹس میں اس خاص NGO کو اچھے لفظوں میں بیان کریں تو کتنا بڑا ہتھیار ہے یہ NGO کے ہاتھ میں، جسے وہ کبھی بھی استعمال کر سکتی ہے۔ وہ اب قدرے سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا NGOs اس علاقے میں کچھ نہیں کر رہی؟ علیزہ نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ کر رہی ہیں اپنا کام، وہ بڑی مستعدی سے کر رہی ہیں، مگر وہ کام بہرحال ان کاموں میں شامل نہیں جن کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھیں۔ یہ لوگ وہاں پچھلے کئی سالوں سے کچھ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مصروف تھے، بلکہ کر چکے ہیں۔ کیسا ڈیٹا؟ یہ جو علاقہ ہے ڈسکا، سیالکوٹ، نارووال اور اس کے ارد گرد کے سارے دیہات، یہ پچھلے بہت سے سالوں سے بین الاقوامی طور پر بہت مشہور ہو رہے ہیں اور ان پر خاصی نظر رکھی جا رہی ہے۔ کیوں نظر رکھی جا رہی ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ علاقے مشہور اسپورٹس گڈز کی وجہ سے ہیں۔ سرجیکل انسٹرومنٹس کا کام بھی ہوتا ہے، مگر اصل وجہ شہرت اسپورٹس گڈز ہی ہیں وہاں، اور اسپورٹس گڈز میں بھی فٹ بال۔ اس وقت یورپ امریکہ میں استعمال ہونے والا 80% فٹ بال اسی علاقے سے آتا ہے۔ وہ اب بڑی سنجیدگی سے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ چند لمحے والی مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ لیکن یہ فٹ بال ایڈیڈاس کی اسٹمپس کے ساتھ پوری دنیا میں سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں جو فٹ بال سینٹس میں تیار ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالرز میں بکتا ہے۔ علیزہ کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مگر اس سارے معاملے کا NGOs کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عمر نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب یہ سارا فٹ بال وہاں کی فیکٹریز میں تیار نہیں ہوتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 90% فٹ بال وہاں کے دیہی ایریا میں تیار ہوتا ہے۔ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں عورتیں اور خاص طور پر بچے تیار کرتے ہیں۔ وہاں سے یہ فٹ بال فیکٹریز میں جاتا ہے، ان فیکٹریز میں جنہوں نے جوائنٹ وینچر کیا ہوا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ، اور اب تک وہاں پر ان کمپنیز کا ہولڈ تھا جن کا تعلق امریکہ سے ہے، مگر کچھ عرصے سے وہاں کچھ جاپانی کمپنیز نے بھی جوائنٹ وینچرز کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہاں فٹ بال کے حوالے سے دو بڑے حریف ہیں۔ ایک وہ فرم جس کے ساتھ وینچرز ہیں اور دوسری وہ جس کا جاپانی کمپنی کے ساتھ وینچر ہے۔ ایک دوسری کمپنی نے ایڈیڈاس کے بزنس کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان لوگوں نے بہت سی پروفیشنلی کام کرتے ہوئے ان دیہی علاقوں کے اندر کافی رسائی حاصل کی، اور وہ عورتیں اور بچے جو پہلے گھروں میں کام کرتے تھے انہوں نے باقاعدہ انہیں ملازم رکھا اور اپنی فیکٹریز تک لانا شروع کر دیا، پھر ورکرز کے لیے فیسلٹیز کی بھرمار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں اچھے ورکرز نے اس نئی فرم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایڈیڈاس کو ایک زبردست جھٹکا لگا فٹ بال کے بزنس کے حوالے سے، کیونکہ ان کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد میں کمی ہو گئی، اور دوسری طرف جس فٹ بال کی اسٹمپنگ 7-8 روپے میں ہوتی تھی وہ یکدم 11-12 روپے میں بڑھنے لگی، کیونکہ ورکرز زیادہ پیسہ مانگنے لگے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ امریکہ میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے، پھر اولمپکس بھی آ رہے ہیں، اس لیے وہاں اس وقت فٹ بال کی بہت ڈیمانڈ ہے اور بہت مہنگی بک رہی ہے۔ تو فٹ بال کی مارکیٹ میں امریکی کمپنیز کا حصہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ پہلے جو فٹ بال صرف امریکن لیبل کے ساتھ بک رہا تھا اب وہ جاپانی لیبل کے ساتھ بکنے لگا ہے۔ تیسری طرف یورپ تھا جس کی مارکیٹ میں امریکی اور جاپانی لیبلز نے افراتفری مچائی ہوئی ہے، کم از کم فٹ بال کے حوالے سے۔